पाकिस्तान के मुआशी मसाइल की वजूहात पर बहुत बहस होती रहती है। 2018 के आम इंतखाबात में हमें बताया गया कि पाकिस्तान के मसाइल की बुनियादी वजह चंद सियासी खानदानों की करप्शन है। अगर उनका एहतिसाब हो जाए तो मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन फिर हमने देखा ये सारी बातें एक सियासी गिरोह और इसके सरपरस्तों का एजेंडा था। हमने शरीफ खानदान को दीवार में चुनवा दिया, लेकिन मुल्क के मसाइल हल नहीं हुए बल्कि बढ़ते ही गए। नेब को मजबूत करके भी देख लिया, लेकिन न तो करप्शन कम हुई और न ही सियासी व मुआशी मसाइल कम हुए, बल्कि एक राय ये बन गई कि नेब की वजह से मुल्क के मसाइल बढ़ गए हैं। 2013 के आम इंतखाबात में हमें बताया गया कि मुल्क में बिजली ही नहीं है, इसलिए मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। बिजली नहीं है तो कारखाने और मार्केटें बंद हैं, दफातर में काम नहीं हो रहा, यूं पूरी मईशत मुंजमद हो गई है। लिहाजा पहले बिजली बनाएं, फिर मईशत चलेगी। इन दिनों 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। बिजली 1 घंटे आती, 2 घंटे जाती थी, फिर लोड शेडिंग खत्म हो गई, लेकिन मुल्क के मसाइल खत्म नहीं हुए। बिजली आ गई, कारखाने नहीं चले, बिजली आ गई, मईशत नहीं चली। हमने मुल्क के मसाइल की सियासी तौजीहात बहुत देखी हैं। सियासी जमातें अपनी अपनी मर्जी और सहूलत के मुताबिक मुल्क के मसाइल की तौजीहात और उनके हल तजवीज़ करती हैं। जैसे 2008 में कहा गया कि जब तक निज़ाम इंसाफ आज़ाद नहीं होगा मुल्क चल नहीं सकता। एक चीफ जस्टिस और चंद जजेस की बहाली मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया। हमने चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस को लॉन्ग मार्च करके बहाल करा लिया, लेकिन मुल्क के मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते ही गए। कभी हमें बताया जाता है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला आमरीत है, जैसे ही आमरीत ख़त्म होगी मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। जब जमहूरियत आ जाए तो कहा जाता है कि ये बोगस जमहूरियत मुल्क की मसाइल की बुनियादी वजह है, इसलिए इस जमहूरियत से जान छुड़ाएंगे तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। मुल्की मसाइल की तौजीहात बदल जाती हैं, लेकिन मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मसाइल की बुनियादी वजह कोई बैरूनी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के मसाइल की वजह पाकिस्तान के अंदर ही है। हमें पाकिस्तान के मसाइल का हल बैरून मुल्क ढूंढने के बजाय मुल्क के अंदर ही ढूंढने चाहिए। एक राय ये भी है कि पाकिस्तान के मसाइल की वजह फौजी एस्टेब्लिशमेंट है। ये मुल्क में कोई भी निज़ाम चलने ही नहीं देते, आमरीत भी बतौर निज़ाम नहीं चलाते और जमहूरियत को भी नहीं चलने देते। जब कोई निज़ाम तसलसल से चल ही ना सके तो इसके नताइज कैसे आएंगे? किसी निज़ाम को तो चलने दें। न जमहूरियत चलने दी जाती है और न ही आमरीत चलने दी जाती है। नतीजाता पाकिस्तान का इंतज़ामिया, बल्दियाती और अदालती निज़ाम ही फेल हो गए हैं। पाकिस्तान आज जिन मसाइल का शिकार है, इसकी कोई एक वजह नहीं है, ये इज्तिमाई वजूहात हैं। मैं समझता हूँ 4 बड़े हाथी पाकिस्तान के तमाम मसाइल की बुनियाद है। ये 4 हाथी कौन हैं? उनमें एक पाकिस्तान की अफसरशाही है, दूसरा पाकिस्तान का कारोबारी तबका है, तीसरा एस्टेब्लिशमेंट और चौथा सियासतदान है। इनमें कोई भी कम या ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, सब अपनी अपनी जगह मुकम्मल जिम्मेदार हैं, इसलिए कम या ज़्यादा बहस फजूल है। एस्टेब्लिशमेंट पर सब मुत्तफ़िक़ ही होंगे, लिहाजा इस पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अफसरशाही के कई नाम हैं, मसलन नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक सर्वेंट्स। अफसरशाही भी मुल्क को चलने नहीं दे रही। सच तो है कि आज हमारे मुल्क का निज़ाम हुकूमत चल नहीं रहा है तो इसकी बुनियादी वजह अफसरशाही है। ये न खुद काम करते हैं और न ही किसी को काम करने देते हैं। फाइल पर इतराज़ लगवा लें या फाइल को पहिए लगा लें, कुछ भी मेरिट पर नहीं होता। इन्होंने मुल्क को सुर्ख फीते का ऐसा निज़ाम दे दिया है कि पूरा मुल्क इस सुर्ख फीते का शिकार हो गया है। अब देखें, बैरून मुल्क से पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद भी पाकिस्तान में काम रुक जाने की शिकायत करते हैं। हुक्मरान भी इस अफसरशाही के सामने बेबस नजर आते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि अफसरशाही की नालायकी, हवस परस्ती और बददीनत ने मुल्क को इस हाल में पहुंचा दिया है। अफसोस की बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी खुद को ठीक करने के लिए तैयार भी नहीं है। उसी तरह हमारा कारोबारी तबका भी पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार है। अगर अफसरशाही कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है तो हमारा कारोबारी तबका भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात यह है कि आज जिस मुल्क जिस हाल में है, इसके बावजूद ये तबका पूरा टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। नाजायज़ मुनाफा से लेकर मार्केटों में तजावुज़ात तक में इस तबके का सबसे ज़्यादा हाथ है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होती रहे, कारोबारी तबके को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तबका मुल्क के मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपना हर काम सरकार से कराना अपना फ़र्ज समझते। अगर सिर्फ कारोबारी तबका ही बैरून मुल्क पैसे भेजना बंद कर दे तो मुल्क खुशहाल हो सकता है।
لیکن انہوں نے دبئی خرید لیا، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں زمین خرید لی، لیکن پاکستان کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستان کے سیاستدان بھی پاکستان کا سفید ہاتھی ہے۔ یہ پاکستان کے کاروباری طبقے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ افسر شاہی کو اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک کر سکے ہیں۔ ان کی نااہل نالائقی، لالچ اور سطحی سوچ نے باقی سفید ہاتھیوں کو من مرضی کا خوب موقع دیا ہے۔ جب یہ سفید ہاتھی ہمارے چمن کو تہس نہس کرتے ہیں تو سیاستدانوں کا سفید ہاتھی یا تو ساتھ مل جاتا ہے یا بے بس ہو کر تماشا دیکھتا ہے۔ جب ساتھ مل جاتا ہے تو بربادی میں اپنا حصہ وصول کرتا ہے، ورنہ ڈر کر خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک ہاتھی ہے اور مسائل کی بنیادی وجہ ہے۔ سیاستدانوں کا یہ عذر کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ناقابل قبول ہے۔ مزے کی بات ہے کہ یہ چاروں سفید ہاتھی بربادی کا کام مل کر کرتے ہیں۔ میں کسی ایک کو ذمہ دار نظر نہیں سمجھتا۔ یہ چاروں کہیں نہ کہیں آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ تباہی پر ان کا اتفاق ہے، لیکن ترقی کے لیے ان کا اختلاف قابل دید نظر آتا ہے۔ جب تک ان چاروں ہاتھیوں کو آئین و قانون اور سسٹم کی زنجیروں میں جکڑا نہیں جاتا، ان زور ہاتھیوں سے ملک کی ترقی کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ ہم لکھاری ان سب کو اکٹھے نہیں دیکھتے، بلکہ الگ الگ ان کی ذمہ داری کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، پاکستان اب ان چاروں ہاتھیوں کا بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان ہاتھیوں کو بھی یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ اب پاکستان ان کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لہذا بہتر یہی ہے چار ہاتھی اکٹھے بیٹھ جائیں اور ملک چلانے کا کوئی طریقہ نکال لیں، تاکہ ان کا وجود بھی قائم رہے اور پاکستان بھی چلتا رہے۔